नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। नया हफ्ता, लेकिन 3 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने पिछले 3 हफ्तों में सबसे शानदार रिटर्न्स कमाए हैं। भारतीय बाजारों में आज रौनक है और हमारे जानकार फिर इस तेजी का कितना फायदा उठाएंगे उस पर नजरें रहेंगी। पिछले 3 हफ्तों के विजेता पिछले हफ्ते ही स्वाति होतकर मैदान में थी, 83% के रिटर्न्स बनाए। उससे पहले प्रदीप पोचंदानी 17% के रिटर्न्स कमा कर गए हैं और आशीष कयाल 15% तक के रिटर्न्स कमा कर गए हैं। मार्केट में अब मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पिछले 3 हफ्ते वैसे ज्यादातर साइडवेज मार्केट वाले ही थे, तो अप्रोच क्या रहेगी जानकारों की, उसकी बात करेंगे और ऑफ कोर्स मार्केट का हाल भी देखेंगे। निफ्टी जहां पर आधे % के गेंस पर खड़ा है, वहीं निफ्टी बैंक 1% ऊपर। आईसीआईसीआई, कोटक के नतीजों का इम्पैक्ट और अब एक्सिस बैंक के नतीजों का इंतजार रहेगा जो आज शाम को आने वाले हैं। तो ये फिलहाल मार्केट का हाल है, लेकिन अप्रोच कैसी रहेगी? आप तीनों का स्वागत है। वेरी क्विकली स्वाति, इंडेक्स पर कोई व्यू है या निफ्टी बैंक में कोई व्यू है तो बताइए। यस, इंडेक्स में व्यू कॉशियस ही रहेगा काफी, क्योंकि टाइट रेंज में चल रही है। 17,900 18,200 के रेंज में ही चल रही है। अगर ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड विल डिसाइड द ट्रेंड। ये छोटे छोटे पुल बैक्स हमें नजर आ रहे हैं, बट मैं कहूंगी कि जब तक 18,200 के लेवल्स ब्रेकआउट नहीं होते ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तब तक कोई मेजर पॉजिटिव व्यू डेवलप नहीं होगा। बट ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। स्टॉक्स में हमें काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है। इवन तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी काफी वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन फेस कर रहे हैं, बट स्टॉक्स में अच्छे खासे मोमेंटम हमें नजर आ रहा है। तो मेरी राय यही होगी ये पूरे वीक के लिए भी, कि ज्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा स्टॉक स्पेसिफिक में। यही मेरी राय होगी। स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ज्यादा जोर दिया जाए और ऑफ कोर्स नतीजों का सिलसिला भी अब और एक्शन पकड़ता हुआ दिखाई देगा। इस हफ्ते भी अच्छी खासी दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। आशीष, शुरुआत आपसे। आपका ओपनिंग टिक क्या रहेगा? पहला ट्रेड क्या ले रहे हैं? देखिए, ओवरऑल बाजार में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। बैंक निफ्टी ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है और काफी टाइम बाद बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में चलते हुए पहला जो स्टॉक होगा वो है बंधन बैंक पे। यहाँ पे बाय की राय होगी। एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है और यहाँ से एक ब्रेकआउट आने की गुंजाइश है। तो बंधन बैंक पे बाय होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको अराउंड 239.50 का, और टारगेट हम देख सकते हैं 272 का। 272 के टारगेट के लिए बंधन में तेजी का कॉल। स्टॉक ऊपर है, वैसे नंबर्स वैसे इतने कुछ उत्साहजनक नहीं थे, लेकिन कुछ तो पॉजिटिव मार्केट ने पढ़ा है और फिर स्टॉक में आ गई है तेजी। 272 के लिए एक बाय साइड का ट्रेड। प्रदीप पोचंदानी, गुड मॉर्निंग। आपकी अप्रोच और क्या स्टॉक चुन रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा अप्रोच तेजी का रहेगा। निफ्टी के लिए जरूर से, जैसे स्वाति ने बताया, 18,183 जो लास्ट वीक का टॉप है, उसके आसपास 34 EMA का हर्डल भी है, तो उसका क्रॉसओवर जरूरी है नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव के लिए। पर जिस तरह से बैंक निफ्टी इसके 42,700 के रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, तो हमको लगता है कि बैंक निफ्टी भी 43,500 600 तक जा सकता है और निफ्टी भी अपना जो रेजिस्टेंस मैंने बताया उसको क्रॉस कर सकता है। तो तेजी का व्यू लेके चलेंगे और पहला स्टॉक मैं बैंकिंग स्पेस से ही जोड़ूंगा और सीएसबी बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक को मैं फर्स्ट पिक के तौर पे लेना चाहूंगा। स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था पिछले 10-12 सेशन से, और आज के शुरुआती कारोबार में ये ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है अर्ली चार्ट्स पे। तो इस रेट पे सीएसबी बैंक को लेना चाहेंगे। 251 का स्टॉप लॉस रहेगा और 272 के इसमें टारगेट रहेंगे। 272, ये दूसरा बैंक जिसपे 272 का टारगेट आ रहा है। कैथोलिक सीरियन बैंक की बात हो रही है। 251 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। यह है प्रदीप का पहला ट्रेड बैंकिंग साइड पर। स्वाति, आपकी बारी। पहला ट्रेड। ये पहला ट्रेड मेरा M&M फाइनेंस पे है। ये पर्टिकुलर काउंटर हम देख रहे थे वीकली चार्ट्स पे, हर्षदा जी, काफी कंसोलिडेशन फेस में था। मुझे लगता है कि ये वीक ये ब्रेकआउट देने का काफी पोटेंशियल रखता है। तो करंट लेवल पे महिंद्रा फाइनेंस बाय कीजिएगा, 236 के आसपास चल रहा है। 228 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 260 लेवल्स। 260 के टारगेट के लिए एक मौका M&M फाइनेंशियल में तेजी की ट्रेड लेने का। ये एक और स्टॉक जहां पर हमने देखा है एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 228 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। लगे हाथ स्वाति, दूसरा ट्रेड देंगी? यस, दूसरा ट्रेड मैं देना चाहूंगी GSPL पे। ये पर्टिकुलर काउंटर ने हम लोग ने लास्ट वीक देखा था कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग सेशन हमें देखने मिल रहा था, बट ये वीक जिस हिसाब से उसने ओपनिंग की है एंड वॉल्यूम्स के साथ इसमें हमें एक पुल बैक रैली नजर आई है। मुझे लगता है ये पुल बैक रैली इंटैक्ट रहेगी एटलीस्ट 285 टू 290 के लेवल्स के लिए। तो करंट लेवल पे आप GSPL बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस रखिएगा, सॉरी टारगेट में देख रहे हो 290 लेवल्स, स्टॉप लॉस नीचे में 265 का रखिएगा। 260 का स्टॉप लॉस और 290 के टारगेट के लिए दरअसल GSPL गुजरात स्टेट पेट्रोनेट में एक तेजी का ट्रेड इस समय आ रहा है, बाय साइड का ट्रेड।
265 रादर, ये है स्टॉप लॉस। प्रदीप, आपका दूसरा ट्रेड क्या रहेगा कैथलिक सीरियन बैंक के साथ? दूसरा ट्रेड रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्री। ये स्टॉक भी पिछले कुछ करीबन 10-12 सेशन से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था। ओवरऑल जो ट्रेंड है इसका काफी पॉजिटिव है और आज के शुरुआती कारोबार में अच्छे वॉल्यूम के साथ अर्ली चार्ट्स पे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। तो 2252 के करंट लेवल पे बालकृष्ण इंडस्ट्री को ऐड करना चाहेंगे। 2224 यानी कि 2224 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 2325 2325 के इसमें टारगेट रहेंगे। 2325 राइट टारगेट? हाँ, 2325 2325 का इसमें टारगेट रहेगा। 2325 के टारगेट के लिए बालकृष्ण में तेजी का ट्रेड और 2224 पर स्टॉप लॉस। ये है वो फिलहाल ट्रेड जो प्रदीप होचंदानी आपके लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऑटो एंसिलरी टायर स्पेस का ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। आशीष, आपकी बारी। देखिए, मेरा जो दूसरा ट्रेड होगा वो है शक्ति पंप में। यहाँ पर काफी समय से हमने देखा है कि एक कंसोलिडेशन का दौर चालू था, एक रिवर्सल ट्रेड है। गुंजाइश है कि यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छा मूव दिखा सकता है और काफी अच्छा एक्यूमुलेशन भी हुआ है, वॉल्यूम्स पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही में मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी किया है। तो यहाँ पर शक्ति पंप पे बाय का राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 400 का और टारगेट है 454 का। सॉरी, आई मिस्ड योर टारगेट। टारगेट 454 का शक्ति पंप है और स्टॉप लॉस है 400 रुपए का। 454 का आप कह रहे हैं टारगेट रहेगा और 400 का स्टॉप लॉस आप लेकर चले। ये है फिलहाल आपके लिए व्यू शक्ति पंप पर। अच्छा, तीसरा ट्रेड भी अभी ले सकते हैं, हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं, तो बताइए आपका तीसरा ट्रेड क्या रहेगा आशीष कयाल? तीसरा ट्रेड होगा वो है, देखिए, कोफॉर्ज में जो एनआईटी के नाम से जाना जाता है, कोफॉर्ज एनआईटी टेक के नाम से। और यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम हमने कल के दिन में देखा है। ह्यूज वॉल्यूम्स था जो 20 डे एवरेज वॉल्यूम्स के भी काफी ऊपर था। आज भी अच्छा खासा वॉल्यूम है, तो गुंजाइश है एक अच्छा मूव रिवर्सल ओवरऑल आईटी सेक्टर में देखने को मिल सकता है और कोफॉर्ज भी आउट परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जाएगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 4080 का और टारगेट है 4640 का। 4640 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी की तरफ। 4080 का स्टॉप लॉस लगाकर चलेंगे। 2.5% ऊपर है काउंटर। कोफोर्ज में एक बाय साइड का ट्रेड आता हुआ। फ्राइडे के सेशन में भी हमने देखा था स्टॉक में तेजी थी नंबर्स के बाद। आज फिर वो खरीदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रदीप, थर्ड ट्रेड आपका क्या रहेगा? ऑटो एंसिलरी स्पेस से बालकृष्ण मैंने जोड़ा। अब ऑटोमोबाइल स्पेस से M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा को जोड़ना चाहूंगा। स्टॉक एक डेली चार्ट्स पे एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है आज के सेशन में और अच्छा खासा हमने 3-4 महीने का इसमें करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज देख चुके हैं। तो मुझे लगता है कि रन अप टू बजट और रिजल्ट अच्छा मूवमेंट दिखाना चाहिए। 1338 के करंट रेट पे M&M को जोड़ना चाहेंगे। 1317 1317 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 1430 1430 के इसमें टारगेट रहेंगे। ओके, तो 1430 के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है M&M में ट्रेजी का ट्रेड लेने के लिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो पेरेंट है उस पर एक बाय कॉल आ रहा है। स्वाति ने इनफैक्ट M&M फाइनेंस दिया था और उसके बाद GSPL। स्वाति, आपका तीसरा ट्रेड क्या है? यस, तीसरा ट्रेड भी मेरा बाय कॉल है जो कि CCL पे है। करंटली ये काउंटर काफी स्ट्रांगली इंटैक्ट है सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर, जैसे 50, 100, 200 DM में। एंड लास्ट 2 से 3 दिन से हम डेटा देखे इंट्राडे भी, तो ये हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है 570 575 के लेवल्स ऊपर में टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे CCL बाय कीजिएगा, 545 46 के अराउंड चल रहे हैं। 530 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 570। 570 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का। CCL प्रोडक्ट्स 530 का स्टॉप लॉस 2.5% ऊपर। तो सभी जो ट्रेड्स आए हैं वो तेजी की तरफ ही आए हैं साफ तौर से। खरीदारी का मार्केट में व्यू है, भले ही इंडेक्स आपको एक सीमित दायरे में ट्रेड दिखाए गोइंग फॉरवर्ड। चले लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स बात करेंगे हमारे जानकारों ने जो ओवरऑल ट्रेड्स दिए हैं उसका कितना फ़ायदा इनके पोर्टफोलियो में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ JSW एनर्जी, नतीजे तो रहे कमज़ोर, लेकिन अब बजट सीजन में एक्सपेक्टेशन क्या है कंपनी की और Q4 कैसा साबित होगा, उस पर बात करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट से ब्रेक के बाद।
हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब दोगुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो कैश सर्कुलेशन जब बढ़ रहा है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है किन किन हालात में आप कैश में लेन देन कर सकते हैं। कोहली साहब, किन किन हालात में हम लेन देन कर सकते हैं और किन किन हालात में पाबंदी है? बिल्कुल, देखिए यूँ तो 32 लाख करोड़ का कैश इन सर्कुलेशन इस समय अर्थव्यवस्था में है और बहुत नामों से वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। और हम जिन 2 सेक्शंस पे आज ध्यान देना चाह रहे थे उसका नाम है सेक्शन 269 SS और 269 T। और इन सेक्शंस के अंतर्गत लक्ष्मण पेनल्टी लगती है। अच्छा। अगर आप कैश 20,000 से ऊपर कैश लेन देन करते हैं तो पेनल्टी लगती है। होता क्या है कि आपने किसी को लोन दे दिया, किसी ने पैसा मांगा, भाई मुझे 40,000 रुपए चाहिए, आपने कैश निकाला, घर से दे दिया, या आपने किसी के पास जमा कर दिया, ये मेरा रख लीजिए, ये मेरा डिपॉजिट समझ के रख लीजिए, जब जरूरत होगी आपसे ले लूंगा, वगैरह वगैरह। तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है आयकर में। अब हम कुछ ऐसे हालात बताते हैं जहां पर ये रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होती, क्योंकि जिन लोगों को ये पता है वो इसको सारे ट्रांजैक्शंस के लिए समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं है। कुछ और छूट है। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो कुछ ऐसी जगह कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम वो बता देते हैं जहां पर आप कर सकते हैं, तो इसके अलावा बाकी आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एक पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें अक्सर देखा जाता है 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं। तो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से 20,000 रुपए से ऊपर कैश लेता है किसी भी काम के लिए, मान लीजिए खर्च के लिए या विड्रॉ कर रहा है, तो वो इस एक्सेप्शन में गिना जाएगा, यानी कि उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। और एक बहुत ज़रूरी बात लक्ष्मण, जो कि अक्सर देखा जाता है, मैंने देखा कुछ लोग फैमिली के बाहर जा रहे थे, घर में कुछ कैश रखा होता है सभी की ज़रूरत के लिए, वो उठा के अपने पड़ोस में कोई रिश्तेदार रहते थे उनके यहाँ रख के चले गए, भैया रख लो, घर में सेफ नहीं है, आपके यहाँ रख के जा रहे हैं, तो कैश रख के चले गए। अब इसको बोलते हैं कस्टडी। तो अगर आप किसी की कस्टडी में, रिश्तेदार की कस्टडी में कैश रख के जा रहे हैं, तो यहां पर ये 269 SS और T की पेनल्टी नहीं लगेगी। इन दोनों हालात में आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल, इन दोनों हालात में चिंता करने लेकिन आपने जब रिश्तेदार की बात की तो मुझे ध्यान आया कि कई बार रिश्तेदार में लोग आपस में भी कैश लेन देन करते हैं, बेटा ने दे दिया, दामाद ने दे दिया, बेटी ने दे दिया, या फिर उनको दे दिया पिताजी ने। तो इस तरह कैश लेन देन पर भी क्या पाबंदी है कि नहीं? जी हाँ लक्ष्मण, कुछ कोर्ट की रूलिंग्स आई हैं जिसके अंतर्गत ये एक्सेप्शन सामने आती हैं। और सबसे जो मशहूर और सबसे आम होने वाला जो लेन देन होता है वो होता है पति पत्नी के बीच में। अब पत्नी साहिबा ने मांगा या पति ने कुछ मांगा तो उन्होंने अपना कैश निकाला जेब से और दे दिया 50,000 60,000, तो पति पत्नी की बात है। तो वहां पर ये नियम अप्लाई, वहां मान लीजिए पति कहने लगे पत्नी से लक्ष्मण कि भाई 269 SS में पेनल्टी लग जाएगी, हम तो आपको नहीं देते, तो घर में लड़ाई खड़ी हो जाएगी। मुझे लग रहा है इनकम टैक्स ने इस लड़ाई से बचने के लिए ये 269 SS की एक्सेप्शन दी है। इसी तरह आपका पुत्र आपसे पैसे लेके जाता है, 20-30 हजार रुपए लेके जाता है, 20,000 से ऊपर ले जाता है, मैं अगर लिमिट की बात करूं, वहां नहीं लगेगा। एक केस ऐसा भी आया लक्ष्मण जहां पर एक दामाद साहब ने अपने ससुर साहब के बिहाफ पे, या ससुर साहब ने दामाद साहब के बिहाफ पे कोई कैश में प्रॉपर्टी बुक कर दी, उनके बिहाफ पे बुकिंग कर दी, उनसे एक तरह से लोन हो गया, तो वहां पर भी एक्सेप्शन है। तो कहने का मतलब है जहां पर लोन लिया हुआ है, डिपॉजिट है और नजदीक की रिश्तेदारी है, या कोई ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप कैश के अलावा और कोई मोड एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते और आप उसको प्रूव कर पाते हैं, तो वहां पर ये एक्सेप्शन बन के सामने आता है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि इनकम टैक्स बहुत गहराई में जाकर जांच करता है, लेकिन कम से कम पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देता है। बिल्कुल नहीं देता है। एक मुद्दा जिस पर अक्सर सवाल आते रहते हैं वो होता है कि आमदनी आपकी नहीं है फिर भी आपकी आमदनी में जुड़ जाती है दूसरे की आमदनी, जिसको क्लबिंग के नियम हम लोग कहते हैं। तो मेरे 2 सवाल है इसमें। पहला, किन किन हालात में क्लबिंग के नियम लागू होते हैं और इससे बचने का कोई तरीका है क्या? सेक्शन 64 है लक्ष्मण क्लबिंग से संबंधित। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनकम आपकी नहीं है, जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं, और ये 3 रिश्ते नाते ऐसे हैं जहां पर क्लबिंग अप्लाई होती है, पति पत्नी के बीच, और ससुर साहब और उनकी बहुरानी के बीच, जिसको फादर इन लॉ डॉटर इन लॉ हम कहेंगे, और माइनर चाइल्ड और पेरेंट के बीच। अगर आपने इन 3 जगह में अपने एसेट्स या अपने कैश या आपने को गिफ्ट किया है, तो उससे जो आमदनी होगी वो आपकी आमदनी में जाके जुड़ जाएगी, इन 3। अब इसमें जो बारीकियां हैं वो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। पहली बारीकी है कि अगर मान लीजिए आपने पति ने एक, और मैं एक्चुअल केस देके बता देता हूं, कोई पति साहब ने अपनी पत्नी साहिबा को 2 लाख रुपए का एक हार गिफ्ट किया। अब अगले दिन उन्होंने क्या किया, वो
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। बाजार में जबरदस्त एक्शन आज के सत्र में और निफ्टी बैंक कर रहा है आउट परफॉर्म। 400 पॉइंट ऊपर था, फिलहाल 385 अंकों की बढ़त पर ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। इस बीच फोकस में है जेएसडब्ल्यू एनर्जी स्टॉक, आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। नतीजे आए और ये थोड़ा सा म्यूटेड क्वार्टर साबित होता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू 18% कंसोलिडेटेड बेसिस पर बढ़ा, लेकिन मुनाफे पर आया है दबाव। 180 करोड़ के आसपास का मुनाफा, मार्जिन्स 42% के 28% रह गए हैं। एबिटा में भी दबाव है। अब वजह क्या है इस थोड़ी सी नरमी की, उस पर और साथ ही साथ बजट से इस सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं, दोनों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के जॉइंट एमडी और सीईओ प्रशांत जैन। मिस्टर जैन, स्वागत है आपका। ये थोड़ा सा म्यूटेड क्वार्टर रहा है, दोनों एबिटा और जो मुनाफे पे दबाव आया, इसके पीछे कोई खास कारण? गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर में दो चीजें अपने को बहुत डिफरेंटली देखनी पड़ती हैं। पहली बात यह है कि हमारे बिजनेस के अंदर में जो एबिटा परसेंटेज या और कंट्रीब्यूशन परसेंटेज है उसको देखने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हमारा जैसे 83% जो पोर्टफोलियो है वो लॉन्ग टर्म पीपीए टाइड अप में है और उसके अंदर में फ्यूल प्राइस पास थ्रू होता है। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले 18 महीने में कोल के प्राइस जो कि नॉर्मली $100 पर टन चलते थे वो बढ़ के $500 पर टन तक पहुंच गए थे। उसकी वजह से हमारा जो रिवेन्यू है वो बहुत बढ़ गया, लेकिन जो हमारे को फिक्स कॉस्ट मिलती है लॉन्ग टर्म पीपीए में वो उतनी ही है। तो जो हमारा एबिटा मार्जिन 48 to 50% रहता था वो घट के 27-28% दिखाई देने लगा। तो वो परसेंटेज में उसको नहीं देखना चाहिए, उसको एब्सोल्यूट एबिटा में देखना चाहिए। अब उसके अलावा भी इस क्वार्टर में हमारा जो एबिटा है करीब 18% पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम आया। उसका कारण था कि पिछले क्वार्टर के अंदर में जो डिमांड है वो थोड़ी सबड्यूड रही थी, उसकी वजह से जो मर्चेंट वॉल्यूम है वो उतना नहीं हुआ जितना पिछले क्वार्टर में हुआ था। उसका कारण भी मेन ये है कि पिछले क्वार्टर में पावर के जो मर्चेंट के प्राइसेस हैं वो करीब ₹4.55 के एवरेज रहे, जबकि कोल के प्राइस 37% बढ़े और जो कि $240-250 पे चल रहे थे, और जिसकी वजह से फ्यूल के प्राइस ज्यादा थे। लेकिन वो स्थिति अभी बदल रही है। पिछले 9 महीने को देखेंगे तो 9 महीने में हमारी जो मर्चेंट का वॉल्यूम है वो 65% ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले, और उसका एबिटा भी ज्यादा है, और पिछले पूरे 9 महीने का एबिटा भी हमारा 5% ज्यादा है लास्ट ईयर के मुकाबले में। करंट ईयर में पावर की डिमांड करंट क्वार्टर में 15% हो गई है बढ़ के, जो कि पिछले क्वार्टर में 6.5% चल रही थी। और पावर के प्राइस ₹4.55 से बढ़ के $6.5-7 हो गए। और फ्यूल प्राइस जो कि $245-50 चल रहा था वो घट के $160-170 पे आ गया। तो इन सब चीजों की वजह से अब आने वाले समय में आप और ज्यादा मर्चेंट वॉल्यूम भी देखेंगे एंड उसका इम्पैक्ट हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस पे भी दिखेगा। मैं मिस्टर जैन ये भी आपसे पूछना चाहूंगी, अब कंसिडरिंग द बड़ा जो इकोनॉमिक इवेंट है वो बजट आने वाला है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी एक विश लिस्ट तैयार की होगी। अब सरकार रिन्यूएबल सोलर एनर्जी में अच्छा खासा थ्रस्ट दे रही है, क्या उस पर और खर्च की आप उम्मीद कर रहे हैं या फिर कुछ खास जो आपकी इंडस्ट्री को और सपोर्ट कर सकता है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट केवल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाती है, और वो आज की तारीख में जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो पूरे 12 महीने बनता रहता है। उसमें बजट के अंदर में उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है। लेकिन हमको ये लगता है कि दो चीजें अगर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरह से इम्प्लीमेंट करे इन द पावर सेक्टर, तो वो पूरा पावर सेक्टर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। पहला हमारी रिक्वायरमेंट है और मेरा पर्सनल सजेशन है और इंडस्ट्री का भी, कि पावर सेक्टर को जीएसटी में लेके आना चाहिए, जो कि वैसे भी जीएसटी काउंसिल का काम है, ना कि बजट का। अगर वो पावर सेक्टर जीएसटी में के अंडर परव्यू में आ जाता है तो ओवरऑल पावर की कॉस्ट कम होगी
और दैट वो पावर की डिमांड को भी इम्प्रूव करेगा और पावर के सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस को भी इम्प्रूव करेगा। दूसरा हमारा जो सजेशन है वो ये है कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफर और डायरेक्ट सब्सिडी टू द कंज्यूमर, आज की तारीख में डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं कंज्यूमर को फ्री पावर देती हैं या 100 यूनिट तक 200 यूनिट तक एक सब्सिडाइज टैरिफ होता है। एग्रीकल्चर कंज्यूमर के लिए डिफरेंट टैरिफ होता है। वो टैरिफ ना देके डायरेक्ट कंज्यूमर को बेनिफिट प्रोवाइड करें, तो उससे डिस्कॉम्स की जो रिसीवेबल एंड पेबल सिचुएशन है उसमें बिल्कुल एकदम से 180 डिग्री चेंज हो जाएगा और उससे पूरे पावर सेक्टर के अंदर में मिनिमम लिटिगेशन एंड मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। अगर ये दो स्ट्रक्चरल चेंज हो जाए तो पावर सेक्टर बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट होगा और उससे और सबसे उसमें उसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर के अंदर में आएगा। लेट्स सी, ऑफ कोर्स जीएसटी वाला मुद्दा शायद बजट में डिस्कस ना हो, लेकिन ये एक अलग मांग रह सकती है ऑफ कोर्स जीएसटी काउंसिल के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब एंड ऑल द बेस्ट कमिंग क्वार्टर के लिए। तो ये है फिलहाल प्रशांत जैन अपने नंबर्स के डिटेल देते हुए, और ऑफ कोर्स हम जो बजट एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे थे उसकी भी। इसी मोड पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते फटाफट से आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा हमारे जानकारों का परफॉर्मेंस। जो 3 ट्रेड्स लेकर हमारे जानकारों ने आज की इस पारी की शुरुआत की है वो आपके सामने लेकर आते हैं। दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। आशीष कयाल ने बंधन बैंक पर एक बाय कॉल दिया, 272 टारगेट 239.50 स्टॉप लॉस। शक्ति पंप्स बाय कॉल 454 टारगेट 400 स्टॉप लॉस। कोफोर्ज 4640 टारगेट 4080 स्टॉप लॉस। 1% की कमाई शक्ति में, 0.22 एंड 0.09 की कमाई कोफोर्ज और आपका बंधन बैंक दिखा रहे हैं। प्रदीप होचंदानी ने कैथलिक सीरियन बैंक खरीदा, 272 टारगेट है 251 स्टॉप लॉस। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बाय किया, 2325 का टारगेट 2224 स्टॉप लॉस। और M&M तेजी का ट्रेड 1430 टारगेट 1317 स्टॉप लॉस। आधे % के गेंस कैथलिक सीरियन बैंक में, 0.10 बालकृष्ण में, M&M 0.19 जोड़कर दे रहा है। अब आते हैं आपके स्वाति होतकर के पोर्टफोलियो पर। तो M&M फाइनेंस 260 का टारगेट 228 स्टॉप लॉस। GSPL याद रखिएगा 290 टारगेट 265 स्टॉप लॉस। और CCL प्रोडक्ट्स 570 टारगेट 530 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स इधर क्या बन रहे हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए, और 0.36% के रिटर्न्स GSPL में, 0.17% के रिटर्न्स M&M फाइनेंस में। CCL थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है पोर्टफोलियो को। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति तीनों ही जानकारों के बीच ये है। आशीष कयाल आगे बढ़ रहे हैं, नियरली 2% के रिटर्न्स के साथ इन्होंने पारी की शुरुआत की है। आधे % से ज़्यादा के रिटर्न्स प्रदीप के, और 0.32% के रिटर्न्स है स्वाति होतकर के। यह है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। आगे अपडेट्स जो भी होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे सोशल मीडिया पर और चैनल पर भी। 1 बजे हर रोज़ की तरह अपडेट आएगा। ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन का। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।